हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग सीडीपी का 2015 का पेपर करने जा रहे हैं, प्राइमरी लेवल का। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता 2015 प्राइमरी लेवल। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट काइंड्स ऑफ पर्सनालिटीज क्लासिफाइड बाय। ठीक है, तो पहला है क्रिचनर, फिर है युंग, फिर है आपका शेल्डन और फिर है स्प्रेंजर। तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट यानी कि काइंड्स ऑफ जो पर्सनालिटी हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था वो किया था आपके युंग ने। ठीक है, इनको जे से लिखा जाता है लेकिन इनको पढ़ा जाता है यू एन जी, जे को साइलेंट करके जे युंग कहा जाता है। ठीक है, तो जुंग ना कहकर युंग कहिएगा। उसके बाद अगर बात करें तो पर्सनैलिटी, ये जो युंग थे कौन? एक्चुअल में जो फ्रॉड थे, जिन्होंने आपके सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में बताया और काफ़ी इन्होंने पर्सनैलिटी के बारे में बताया। पर्सनैलिटी में जिसमें इन्होंने इड ईगो और सुपर ईगो की बात की थी, जिसमें आपकी कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड की बात आती है। ठीक है, उसकी बात अभी नहीं करेंगे। तो उनके ये सेगमेंट जो फ्रॉड थे, उनके ये क्या थे? आपके डिसिपल थे। ठीक है, इनको कहते हैं युंग। इन्होंने भी कुछ पर्सनैलिटी के बारे में, ये इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट काइंड्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में डिफाइन किया। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि कृष्णर, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ के बारे में इन्होंने भी मतलब टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी दिया था, लेकिन उन्होंने फिजिकल बेसिस के ऊपर उन्होंने दिया था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एंड जर्नलाइजेशन आर द स्टेप्स ऑफ विच मेथड ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान यानी कि स्टेप्स हैं। ठीक है, तो हम लोग ने इसमें बहुत से मेथड्स पढ़ रखे हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव, इंट्रोस्पेक्शन, एक्सेट्रा, ये ऑप्शन जो दिए गए हैं। तो इसमें से ये आपका इंडक्टिव मेथड है। इंडक्टिव मतलब आगमन विधि है। आगमन विधि में क्या होता है? पहले उदाहरण बताते हैं, फिर उसको नियमीकरण तक आते हैं यानी कि रूल तक आते हैं। यानी कि एग्जाम्पल सबसे पहले देंगे हम किसी भी, जैसे हमें नाउन की डेफिनेशन देना है, संज्ञा की परिभाषा देना है, तो पहले हम एग्जाम्पल देंगे कि मतलब जैसे किसी बच्चों के नाम हैं, हमने लिए क्लास में कि राम, सीता, ये सब क्या है एग्जाम्पल से, फिर बताया कि ये क्या होती है, ये संज्ञा होती है या नाउन की डेफिनेशन होती है। तो ये आपकी जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, ये क्या कहलाता है? इंडक्टिव या आगमन मेथड। और जस्ट इसका उल्टा, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा अगर होता है तो वो क्या कहलाता है? डिडक्टिव मेथड कहलाता है, यानी कि निगमन विधि कहलाती है। एक याद कर लीजिए, उसके बाद आपको याद रहेगा। इंडक्शन से इंडक्टिव याद रखिए। ठीक है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएगा। अच्छा, इसकी अगर बात करें तो इस जो इंडक्टिव मेथड है, इसकी जो डिस्कवरी हुई वो किसने की? अरिस्टोटल ने, यानी कि अरस्तु ने की थी। इंडक्टिव, डिडक्टिव यानी कि आगमन और निगमन दोनों की, दोनों जो विधियां हैं उनको किसने बताया था? अरस्तु ने बताया था। और लेकिन अगर कहेंगे कि इंडक्टिव मेथड जो है आपका, यानी कि आगमन जो विधि है, उसको आगे फर्दर साइंटिफिक व्यू में ले जाने के लिए किसने काम किया? बेकन ने काम किया था। ठीक है, तो वैसे कौन होंगे? अरस्तु होंगे दोनों के केस में। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है? हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम जर्नलाइज उसको कर देंगे, फिर एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो ये आपके दो मेथड यहाँ पर हो गए। अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है? जिसमें हमें अंदर के बारे में पता होता है, जो अंदर चीज़ें छुपी हुई हैं वो बाहर निकल के आती हैं, वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है, यानी कि अंतर्दर्शन। और बहिर्दर्शन मतलब जो हमें बाहर ऊपरी तौर से दिख रहा है, ऊपर की चीज़ें बाहर निकालना। एक्सट्रोस्पेक्शन जो है आपका, वो जो मेथड है, ये बाहर की चीज़ें निकल के आ जाती हैं। ठीक है, थर्ड देखेंगे तो आप लोग इसके लिए जो मेथड टॉपिक है, यानी कि जितने भी मेथड्स हैं वो सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है द इंटरनल और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स अटेंशन आर, यानी कि अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या होते हैं। इसको जो है ऑप्शन से देखिए, और ऑप्शन से देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। इसमें कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो रिवॉर्ड का है, पनिशमेंट, इंसेंटिव, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं था। लाइट, साउंड, स्मेल, ये भी नहीं। स्टिमुलस, ऑब्जेक्ट, डिवाइस, इंटरेस्ट, एम एंड एटीट्यूड, बिल्कुल ये पहला वाला जो होता है, यानी कि रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। ठीक है, वही है जिनसे क्या होगा, यही निर्धारण करेंगे कि किस चीज़ को लेकर हमारा कितना इंटरेस्ट है, क्या एम है और क्या उसको लेकर हमारी एटीट्यूड है, यानी कि रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। ठीक है, तो द इंटरनल और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, ठीक है, आर इंटरेस्ट, एम एंड एटीट्यूड। फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे। स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है।
ठीक है। फर्स्ट है स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी स्टेज ओनली, सिर्फ इसमें हम लोग इन्फेंसी को यानी कि शैशव अवस्था के बारे में इसकी विशेषताओं को पढ़ते हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर बात करें स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसेप्शन पीरियड ओनली, यानी कि केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, तो ये भी यहाँ से चला जाएगा। फिर है स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड ओनली, सिर्फ बचपन के बारे में यानी कि सिर्फ बाल्यावस्था के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। फिर स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस, यानी कि गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर आता है, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस। ठीक है, तो आप अगर बात आती है कि इसका क्षेत्र क्या है तो आप बता देंगे गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का जो पीरियड है वो हम किस में पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान में। नेक्स्ट, द सिचुएशन यूजुअली कॉज बाय अ फेलियर ऑफ मदर्स 21st क्रोमोसोम्स पेयर टू सेपरेट इज नोन एज। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं वो अवस्था जिसमें माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण कहलाती है, मतलब ऐसी कौन सा सिंड्रोम है जो इसमें हो जाती है। तो पहले समझ लेंगे कि एक्चुअल में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ये भी पूछा जाता है कि हमारे जो होते हैं 23rd पेयर यानी कि 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर इनको जस्ट डबल कर दें यानी कि पेयर से हटा लें तो ये हमारे पास कितने गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और ये किस फॉर्म में रहते हैं, ये हमारे 2 पेयर्स में रहते हैं, जो 22 होते हैं ये हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, और जो एक बचता है वो हमारा क्या होता है, XX या XY, वो हमारे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, फीमेल्स में यानी कि लड़कियों में XX होते हैं और मेल्स में क्या हो जाते हैं, ये XY हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम होती है कि जो 21st क्रोमोसोम नंबर होता है उसमें दो के अलावा, मतलब 2 तो होते ही हैं, साथ में एक और एक्स्ट्रा में आ जाता है क्रोमोसोम, जिसकी वजह से 21st जोड़े में ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, इसी को कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हमें मिल गया। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st पेयर में ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, 21वें गुणसूत्र जोड़े में अलग ना हो पाने के कारण ये बीमारी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। अब जब हमें इतना भी पढ़ा है तो हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या हो जाता है, जो आपका जो लास्ट पेयर होता है यानी कि XX लड़कियों में होता है और लड़कों में XY होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, आपका XXY हो जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक आपका एक्स्ट्रा हो जाता है क्रोमोसोम, एक्चुअल में कितने होते हैं 46 होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके कितने हो जाते हैं 47 आपके गुणसूत्र हो जाते हैं या क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है। फिर अगर हम बात करें थर्ड यानी कि टर्नर सिंड्रोम की, तो इसमें क्या हो जाती है, आपकी जो नेक होती है वो वेब्ड हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आपके टोटल 46 होते हैं, लेकिन 46 की जगह पे क्या हो जाता है 45 ही रह जाते हैं, यानी कि जो लास्ट का पेयर होता है उसमें आपके यहाँ पे हम लिखते हैं ना 22 और x + XY ऐसे करके लिखते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका, जैसे अगर हम उसमें लिख रहे हैं तो 44 आपके होंगे गुणसूत्र, और उसके साथ साथ एक ये हुआ 45, और ये साइन जो 0 बनाया जा रहा है इसका मतलब यहाँ पे ये एब्सेंट हो जाता है। तो ये कंडीशन जब आ जाती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, एक आपकी गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यहाँ पे एक ज्यादती हो जाती है, और यहाँ पे 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाती है। ये याद रखिएगा, इस बार ये पूछा है, अगली बार ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग एट विच लेवल मोरालिटी इज एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड। ठीक है, इन्होंने 3 लेवल बताए थे, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो इन्होंने पूछा है कि जो मोरालिटी होती है यानी कि बच्चों में जो नैतिकता आती है वो किस लेवल्स पे आती है। ठीक है, और वो किस लेवल पे आना नहीं, एक्सटर्नली यानी कि बाहर से कंट्रोल की जाती है, चाहे वो माँ बाप करें चाहे वो कोई और करें, तो वो आपके प्री कन्वेंशनल लेवल यानी कि पूर्व पारंपरिक जो आपका लेवल है उस पर आती है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट, पूर्व पारंपरिक अवस्था। इसमें एक्सटर्नली कंट्रोल यानी कि बाहर से कंट्रोल की जाती है, बच्चे के अंदर खुद नहीं होती। ठीक है, जो पोस्ट कन्वेंशनल होती है ये आपकी पोस्ट एडोलेसेंस भी कहलाती है। तो इन्होंने इसको 3 स्टेप में बताया था मोरल डेवलपमेंट को। ठीक है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following is a characteristic correct development sequence, ovum, sperm, blastocyst, zygote, blastocyst, ovum, sperm, zygote। फिर है आपका ब्लास्टोसिस्ट, zygote, ovum, sperm, फिर है ovum, sperm, zygote। ये आपका 4 जो ऑप्शन है बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले अंडाणु, फिर आपका आता है शुक्राणु, फिर आपका आता है युग्मनज, और युग्मनज के बाद क्या बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है।
ठीक है, ये वो है जब कंसीव कर लेते हैं और आपके मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में कंबाइन करते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, ज़ायगोट बनाते हैं। जब ज़ायगोट बन जाता है तो वो फर्दर उसमें मैच्योरेशन होता है, वो ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 4। फिर बात करेंगे SOR इज प्रपोज्ड बाय, ये वॉटसन ने प्रपोज की थी। ठीक है, SOR इज प्रपोज बाय वॉटसन। वॉटसन ने और भी बहुत से काम किए हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में। द स्केल विच हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटरवल स्केल एंड इन एडिशन हैज़ एन एब्सोल्यूट जीरो, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे नाम दिया जाता है रेशियो स्केल यानी कि फोर्थ। याद रखिएगा। तो आप लोग स्केल भी हर तरह के पढ़ लीजिएगा, जिससे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग उसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन 10, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड आर वैल्यूज आर इंटरनलाइज्ड विद इन द। ठीक है, फ्रॉइड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने 2 चीज़ों पर काम किया था, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट और दूसरा इन्होंने पर्सनैलिटीज़ पे काफ़ी ईगो और सुपर ईगो पे इन्होंने बात की थी। तो उसी से रिलेटेड ये बात है कि फ्रॉइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। ठीक है, तो वो हमारा होता है सुपर ईगो में। ठीक है, इन्होंने 3 कंडीशंस बताई थी, एक आपकी बताई थी इट, एक आपकी थी ईगो और एक आपकी थी सुपर ईगो। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन होती है कि इसमें हम जो भी चाहते हैं, यानी कि हमें जिससे खुशी मिलती है, हम बिना सोचे कि ये सही है या गलत है या कानूनी गलत है या किसी भी तरह से ये गलत है, बिना सोचे बस जो हमें चाहिए होता है वो हमें इसमें चाहिए होता है। ठीक है, बिना कुछ जाने हुए हम इससे करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होती है, हमें डिज़ायर होती है, हमें इसको करके खुशी मिलती है। ठीक है, तो ये इड कहलाता है। ईगो क्या होता है, ये इन दोनों के बीच में एक रेफरी का काम करता है। ईगो थोड़ा सा समझाता है कि नहीं, थोड़ा ध्यान रखो, मतलब थोड़ी ख्वाहिश पूरी भी करता है इसके और थोड़ा सा मोरालिटी को भी लेके चलता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस कि अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, वो वाली चीज़ ये थोड़ा सा याद दिलाता है। ठीक है, और सुपर ईगो में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोरालिटी इसमें होती है। इसमें जैसे कि अगर हम सच ही बोलेंगे चाहे किसी की जान चली जाए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इंसान सच ही बोलता है, तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर, मोरालिटी यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये आपकी 3 कंडीशन में इन्होंने डिवाइड किया था, ईगो एंड सुपर ईगो। और ज़्यादातर हम लोग जो काम करते हैं वो ईगो के बेसिस पे, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस को लेके काम करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे यही कहा कि उनके हिसाब से जो वैल्यूज़, इस पे जो क्वेश्चन था तो उसमें ये इसका आंसर क्या आपका हो गया, सुपर ईगो। यानी कि मॉरल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वो टोटली किस में होता है, सुपर ईगो में होता है। ठीक है, और डिटेल नहीं करते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। इन्होंने और सिर्फ बातें कहीं सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की भी इन्होंने बात की थी। अगर हमें आगे क्वेश्चन मिलता है तो इससे रिलेटेड हम लोग उसका कंटेंट ले लेंगे। क्वेश्चन 11 देखते हैं। बिहेवियरिस्ट हैज सेड, गिव मी द न्यू बॉर्न इन्फेंट, आई कैन मेक हिम डॉक्टर, एडवोकेट, थीफ और वट एवर आई विश। यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यवहारवादी ने कहा कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये किसने कहा था, अभी हम लोगों ने वॉटसन की बात की थी, तो ये वॉटसन ने कहा था। SOR भी उन्होंने प्रपोज किया है और वॉटसन ने ये भी कहा कि मुझे जो भी दे दो मैं उसके हिसाब से उसको जो चाहूँ बना सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 12 की बात करेंगे। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रॉइंग अटेंशन, इसमें से क्या चीज़ हमारा जो है ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका रहती है। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, यूटिलिटी ऑफ स्टिमुलस, रिलायबिलिटी या एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, विश्वसनीयता या सक्रियता। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मायने रखती है, यानी कि जो तीव्रता है कि जो उद्दीपन, जो स्टिमुलस दिया जा रहा है वो कितना ज़्यादा इंटेंस है। ठीक है, तो उस पर हमारा अटेंशन डिपेंड करेगा। यानी कि क्वेश्चन 12 का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन 1। 13 के बारे में बात करेंगे। इज अ पार्ट ऑफ द स्टिमुलेटिंग इंटरेस्ट इन द प्यूपल, इसमें से क्या ऐसी चीज़ है जो स्टिमुलेट करती है प्यूपल यानी कि बच्चे यानी कि छात्र के इंटरेस्ट को, यानी कि डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है कि अगर बच्चे को मोटिवेट प्रॉपरली किया जाए तो वो उसका उस चीज़ में इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, और अगर वहीं पे उसको डीमोटिवेट किया जाएगा तो वो इंटरेस्ट जो उसका था भी, होगा भी अगर, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन 14। फ्रॉइड के अनुसार फॉरगेटिंग इज अ फेलिंग टू रिटेन और टू एबल टू रिकॉल व्हाट हैज़ बीन एक्वायर्ड। Whereas forgetting means failure at any time to recall an experience when attempting to do so or to perform an action previously learned. Forgetting is a tendency to ward off from memory that which is unpleasant.
ठीक है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। ग्रहण किए गए सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर किसी भी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखी हुई हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो बिल्कुल फॉरगेटिंग यानी कि देखिए जो भूलना होता है या विस्मरण कहते हैं उसको हिंदी में। तो जब हमें कोई चीज़ हमारी ऐसी चीज़ होती है जो हमारे लिए बहुत ही ट्रेजेडी जिसमें हुई होती है, जहाँ हमारे लिए वो दुखद होता है, अनप्लीजेंट होता है, तो उसे हम भूलने की कोशिश करते हैं। जब हम भूलने की कोशिश करते हैं तो वहीं से फॉरगेटिंग होने लगती है कि हम सही चीज़ों को भी या हमारी मेमोरी में जो भी चीज़ें पड़ी हैं हम उनको भी भूलने लगते हैं। ठीक है, तो फ्रॉइड के अनुसार एक्चुअल में क्या है, फॉरगेटिंग इज अ टेंडेंसी टू वर्ड ऑफ फ्रॉम मेमोरी दैट विच इज अनप्लीजेंट। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट चिल्ड्रन हाई इंटेलिजेंस क्वोशेंट विल हायर इन। ठीक है, यानी कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी डैश में भी उच्च होंगे। ठीक है, यानी कि स्टडीज़ में, तो यहाँ पे इन्होंने लगाया है देखिए नॉट, यानी कि नहीं होंगे, यानी कि हाई आईक्यू होगा तो वो उनके पास नहीं होगा, ये टिक करना है। यानी कि जो होगा वो देख लेते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है स्टडीज़ में अच्छे होंगे, एनालाइज कर पाएंगे, गेटिंग गुड मार्क्स भी उनके अच्छे आ पाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सृजनशीलता उनके अंदर हो या क्रिएटिविटी हो। ठीक है, हाई आईक्यू से मतलब क्रिएटिविटी से नहीं है, ये एक अलग चीज़ है, और आईक्यू एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इंटरनल कंडीशंस अट्रैक्टिंग अटेंशन। ठीक है, इंटरनल कंडीशन अट्रैक्टिंग अटेंशन इज ड्यूरेशन, इंटरेस्ट, नोवेलिटी या साइज। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, अवधि, नवीनता, रुचि या आकार। तो देखिए अगर हमें किसी भी चीज़ में ध्यान को केंद्रित करना है तो अगर उसमें हम कोई नई नई चीज़ें ऐड करते रहें तो वो उसमें अटेंशन बच्चा दिखाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नोवेलिटी। ठीक है, नवीनता। नेक्स्ट, व्हेन एक्वायर्ड नॉलेज इन वन सिचुएशन इज यूज्ड टू अनदर सिचुएशन इज कॉल्ड। इससे पहले हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ चुके हैं इन लर्निंग, और वही है यहाँ पे कि एक परिस्थिति में अर्जित किया हुआ ज्ञान जब हम दूसरी परिस्थिति में यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इससे पहले की वीडियो में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैसा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, है ना, बहुत काइंड्स भी इसके हम पढ़ चुके हैं, लेटरल, हॉरिजॉन्टल। तो पिछले वीडियो आप इसके लिए देख सकते हैं। क्वेश्चन 18, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। ठीक है, डेफिनेशन है, ये याद रखिएगा कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर यानी कि अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन है वो एक्चुअल में क्या होता है, सीखना होता है या लर्निंग होती है। इन स्टैटिस्टिक्स द बार ग्राफ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे बात की जा रही है कि जब हमें बार ग्राफ ऐसे दिखते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं हिस्टोग्राम, यानी कि स्तंभाकृति। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेक्स प्लेस। तो वो आपकी स्टेज होती है एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था में बच्चे का पूरे इंटेलिजेंस आ चुकी होती है। ठीक है, एडोलेसेंस स्टेज यानी कि किशोरावस्था। मैक्सिमम बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, मोरालिटी, रियलिटी या टेंशन। मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पे, वास्तविकता पे या ध्यान पे। जो भी बिहेवियर बच्चे का है वो पूरा मूल प्रवृत्ति यानी कि इंस्टिंक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इंसाइट कोहलर डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन। उन्होंने चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि वन मानुषों पे किया था, जिसका नाम था सुल्तान। ठीक है, तो कैट पे किसने किया था, स्किनर ने किया था। एक मिनट, कैट पे उन्होंने किया था, थ्रॉन्डाइक ने। ठीक है, और डॉग पे आपके पावलोव ने किया था, और रैट पे स्किनर ने किया था। ठीक है, चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ, इस पे बेस्ड जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स है और इससे रिगार्डिंग जितनी भी थ्योरीज है ये आपके प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बार बार बताई गई हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वॉज गिवन बाय, किसने दिया था, ये बेंडूरा ने दिया था। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग गिवन बाय बेंडूरा, यानी कि प्रक्षेपणात्मक अधिगम संप्रत्यय बेंडूरा द्वारा दिया गया था। इन लर्निंग लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज गिवन बाय, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था, हमने बहुत बार पढ़ा था, ट्रायल एरर थ्योरी जिन्होंने दी थी, यानी कि जो थ्रॉन्डाइक थे, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, कैट पे किया था। और
इन्होंने बहुत सारे लॉज दिए थे, लॉज ऑफ लर्निंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉ। उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज पे काम किया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। और बाकी वाटसन के बारे में आज हमने बहुत से पढ़ा। उसके बाद पेवलव भी जानते हैं, स्किनर के बारे में भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, वाटसन ही ने कहा था कि मुझे एक न्यू बॉर्न इन्फेंट दे दो और मैं उसे डॉक्टर और वकील या जो चाहूँ उसे बना सकता हूँ, ये वाटसन ने कहा था। Which of the following method is not used to measure memory, recall, reasoning, recognition and relearning? देखिए recall यूज किया जाता है, रीजनिंग नहीं किया जाता है, रिकॉग्निशन एंड रीलर्निंग भी की जाती है। यानी कि राइट ऑप्शन हमें यहाँ पे क्या हुआ, रीजनिंग। प्रत्यावान विधि होती है, पहचान विधि भी होती है, पुनः सीखना भी होता है, लेकिन तार्किक विधि नहीं होती है, इसलिए राइट ऑप्शन हमें मिल जाता है 2। थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट यानी कि टैट वॉज डेवलप्ड बाय, तो ये आपके मोरे ने डेवलप किया था, या इसको मरे कहते हैं, मरे। ठीक है, नेक्स्ट 27, द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज, यानी कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसके लिए है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षा केंद्रित, क्रिया केंद्रित या बाल केंद्रित? तो यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका बाल केंद्रित। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा 4, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ में कॉन्टिन्यूटी है, इंटीग्रेशन भी है, इंडिविजुअलिटी भी है, लेकिन क्लासिफिकेशन नहीं, यानी कि हमें ये ऑप्शन यहाँ से हटाना होगा। अब इसके साथ साथ हम पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास कितने प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट की। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, विकास के कितने सिद्धांत हैं। तो पहला आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, जो कि कॉन्टिन्यू चलता रहता है, यानी कि माँ के गर्भ से और जब तक हम खत्म नहीं हो जाते, टॉम तक नहीं पहुँच जाते, वॉम टू टॉम कहा जाता है, तो तब तक ये चलता रहता है, कॉन्टिन्यूटी रहती है। फिर एक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, यानी कि एक डायरेक्शन में हम बढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम अभी बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, हमारे सेल्स हाथ बड़ा हो गया, फिर थोड़ी देर बाद मेरा हाथ छोटा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक डेवलपमेंट एक डायरेक्शन में होता है। ये दो तरह के आ जाते हैं इसमें, एक आ जाता है आपका बहुत पूछा जाता है सेफेलोकॉर्डल कहलाता है, और एक हो जाता है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, सेफेलोकॉर्डल क्या होता है, बच्चे में ब्रेन से नीचे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, यानी कि सर की तरफ से नीचे की तरफ, उसकी टेल की तरफ आता है। और प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है, बॉडी में ऐसे बीच, जैसे यहाँ पे हार्ट है तो ये साइड की तरफ जाएगा। ठीक है, हाथ ये ऐसे फैलेगा बॉडी में। तो इस तरह के ये दो आपके होते हैं डेवलपमेंट और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। ठीक है, फिर थर्ड बात करेंगे, डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न एंड सीक्वेंस। फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग हैं। फिर आता है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। फिर आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। फिर आपका आता है डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पायरल वर्सेस लीनियर। ठीक है, यानी कि स्पायरल फॉर्म में हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, यानी कि हम आगे भी बढ़ते हैं और फिर पीछे भी जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा पीछे। ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यू हम सिर्फ आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ थे आपके प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, इन क्लास टीचिंग द स्टेप ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ लर्निंग। यानी कि जो आपका लेसन प्लान जो होता है, यानी कि जो कक्षा के शिक्षण में पाठ प्रस्तावना के सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित होते हैं, तो वो आपके आधारित होते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस पे। ठीक है, तत्परता के सिद्धांत पर बेस्ड करते हैं, ये आपके थॉर्नडाइक के लॉ थे। ठीक है, नेक्स्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, परसेप्शन, यानी कि देखेंगे कोई चीज़ तब तो उसका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होगा, यानी कि संप्रत्य निर्माण का प्रथम सोपान क्या है, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे बताया गया ये डेवलपमेंट वाला टॉपिक है, और भी इससे पहले मेथड्स बताए गए, तो आप इसको पढ़ते रहिए अच्छे से। और जो पीछे आपके डिटेल्ड वीडियो यानी कि 2019, 18, 17, 16 और 15 अब ये हो गई है, तो आप इसको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।